तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का ये 21वां क्लास है और आधुनिक भारत के इतिहास के इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित बुक के नोट्स और प्लस हम क्वेश्चन करने वाले हैं। नोट्स सेम टू सेम आपके जो बुक में गिवन है, पूर्वावलोकन की बुक में, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं 2025 तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी के जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ाया है, जहाँ मैंने कंप्लीट नोट्स दिया है और नोट्स के बाद हमने सारे क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही वीडियो हमने अपलोड किया है, पिछले दिन आप जा करके जरूर देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं दोस्तों, और अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी नाम से हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। आई होप कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं दोस्तों, आप देखिएगा मुस्लिम लीग के गठन से हम स्टार्ट करेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था बनारस और कलकत्ता और सूरत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि आप देखिएगा उसमें 1907 में आखिरी सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो अब हम 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। बाकी और क्या पढ़ने वाले हैं ये आपने नोट्स में देख ही लिया होगा। देखिएगा दोस्तों, अक्टूबर 1906 में आगा खां, जिनको कई बार आगा खां तृतीय भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। तो ये 1906 में अक्टूबर की बात है, जब आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का जो शिमला प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने सेंट्रल लेवल पे एक मुस्लिम सभा बनाने की योजना बनाई और इसका विचार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह खान थे, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? ये प्रस्ताव दिया था सलीमुल्लाह खान ने, जो कि ढाका के नवाब थे उस समय। अब देखिएगा, नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो आप देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? वकार उल मुल्क। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया था और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। सबसे पहले आप देखिएगा कि वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद इसका संयुक्त सचिव चयन किया गया दो लोगों को, एक तो मोहसिन उल मुल्क थे और दूसरे वकार उल मुल्क। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। तो देखिए, पहले अध्यक्ष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब इसका गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई, तो उस समय जो अध्यक्षता करी थी वो वकार उल मुल्क ने की थी, लेकिन उसके बाद गठन होने के बाद, स्थापना होने के बाद वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क दोनों संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किए गए और जो पहले अध्यक्ष बनाए गए मुस्लिम लीग के, वो आगा खां बनाए गए। इस संगठन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें से पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश सरकार के देख-रेख में मुस्लिमों का जो है वो विकास संभव है। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। और तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक
अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो 3 प्रमुख उद्देश्य बनाए गए थे, जिसमें से आपने देख ही लिया, एक तो था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना कम किए यानी कि बिना प्रभावित किए, दूसरे संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। देखिएगा, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जो इन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट लाइन्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अब यहाँ कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आगा खां को लगाते हैं, लेकिन हमने देखा था इसकी स्थापना की गई थी। अब स्थापना में जो अध्यक्ष थे वो वकार उल मुल्क थे। इसमें आगा खां पहले अध्यक्ष थे और बाकी आप देखिएगा, वकार उल मुल्क सचिव बने पहले, और नवाब सलीमुल्लाह खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा था, यानी कि इन्होंने प्रस्ताव किया था। तो प्रस्ताव चूंकि इनके द्वारा दिया गया, प्रस्ताव इनके द्वारा किया गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था, और इसी विचार के अनुरूप ढाका में जो अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन किया गया, उसके दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई और 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव बनाया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया। अब विकल्प में इन तीनों का नाम रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में अगर चयन करना हो आपको, तो आप किसको चयन कीजिएगा? चयन करना है सबसे पहले, अगर सलीमुल्लाह खान है तो इसको चयन करना है, आगा खां है तो इसको, या मोहसिन उल मुल्क या वकार उल मुल्क रहे तो उसको चयन करना है। लेकिन प्राथमिकता हमें सलीमुल्लाह खान को देना है। अब इसमें आप देखिएगा, आगे एक चीज और दिया गया है। प्रश्न में चूंकि दो नाम दिए गए हैं, सलीमुल्लाह खान और आगा खां, तो सलीमुल्लाह खान को वरीयता दिया गया है और इनको संस्थापक के रूप में चुन लिया गया है। अब अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो यहाँ भी नवाब सलीमुल्लाह है, लियाकत अली का इससे लेना देना उस समय नहीं था इनमें से किसी का भी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। 1906 में गठन हो चुका था, स्थापना हो चुकी थी। अगला सवाल आप देखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में या ढाका में? तो आपको पता है कि ढाका में बैठक का आयोजन किया गया था और ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, इन्होंने ही प्रस्ताव किया था सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ था इसका? लखनऊ बनाया गया था और पहले अध्यक्ष आगा खां। अब देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है और पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको याद होगा, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसका मुख्यालय था लखनऊ में, और स्थापना हुई थी कहाँ पर? ढाका में, और कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कराची में। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है और 1907 में हुआ था, ये याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 6 में स्थापना और पहला अधिवेशन जो हुआ 1907 में वो कराची में और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है यहाँ पर, अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से इन्होंने कब प्रारंभ किया? तो 1900, देखिए अब
पहला अधिवेशन तो 1907 में ही हो चुका था और फिर 1907 के बाद 1908 में भी हुआ, तो लगातार हो ही रहा है वार्षिक अधिवेशन। तो 1907 यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई को हमें चूज करना चाहिए। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। आप देखिएगा यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित होते रहे। इसमें बीपीएससी ने आंसर डी को माना था, जो कि गलत है। ऑप्शन ई यहाँ सही होना चाहिए था। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथन में आप देखिएगा, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। कारण दिया गया है, वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही था। अब देखिए यहाँ पर कि आप एक बार लाइन समझिए। पहले लाइन कह रहा है कि लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में जो मुस्लिम जनता थे, उन जनता को ये बोल रही थी कि देखिए आप कांग्रेस के साथ मिल करके और हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे ऐसे में। यानी कि कांग्रेस के साथ मिल करके और मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ये मुस्लिमों को इनके द्वारा बोला जा रहा था, जो मुस्लिम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और ये क्यों ऐसा कह रहे थे, आपको कारण बताया गया है कि वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही था। अब देखिए, कथन तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है, लेकिन ऐसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का था, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग के लोग ऐसा मानते थे कि हम ही ऐसी संस्था हैं या हमारा ही ऐसा संस्था है मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों के अधिकार की बात करता है। तो ऐसा मुस्लिम लीग के लोगों का मानना था, सदस्यों का मानना था, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल उनको पावर नहीं था। इसलिए कथन को हम केवल सही मानेंगे और कारण को गलत मानेंगे। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही कह रहा है, गलत हो गया क्योंकि आर को तो हमने गलत माना है, ये भी गलत है। यहाँ आर गलत है और ए सही है, तो हम ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, इसमें बोला गया है सीधे तौर पर वही बातें। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार ए सही है, लेकिन यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही था, ये गलत है। तो आर यहाँ पर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, एक मिनट। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गलत चूज करना है आपको, जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे, ये कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल विरोध किया था, ये कथन सही है, क्योंकि इनका मानना था कि ये केवल हिंदू के पक्षधर हैं। और 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। देखिए, ये तो खुद मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, तो उसका विरोध क्यों करेंगे? यही यहाँ पर गलत है, और इन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध नहीं किया था। यहाँ देखिएगा, ऑप्शन डी इस हिसाब से तो सही हो जाएगा, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि ये उसके विरोध में नहीं थे। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि और ऐसे भी मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि मुस्लिमों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बढ़े, न कि उनके विरोध में ये लोग थे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो ब्रिटिशों के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी, क्या अनुरोध किया था? ऑप्शन ए है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की, दूसरा संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, और हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, और मुसलमानों को मनोनयन द्वारा
विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। देखिए, मुसलमानों को ऐसा नहीं कि उनको मनोनीत करके अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसा कोई डिमांड नहीं था इनका। न ही हिंदुओं को अधिक महत्व देने से रोकने के लिए था और न ही संयुक्त निर्वाचक वर्ग का। ये चाहते थे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का निर्माण हो और जब मार्ले मिंटो सुधार आया तब उसमें इनके लिए अलग, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी की गई। जब 1909 का एक्ट आया था, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार भी उसको कहा जाता है, और 1909 में ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, भारतीय परिषद अधिनियम। तो आगे देखिएगा आप, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों की एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पूछा गया है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा की स्थापना किसने की थी? आगा खां अमीर अली की अध्यक्षता में हुई, या लियाकत अली खां की अध्यक्षता में, या एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना? तो दोस्तों आपको बता दें, ये हमने नोट्स में भी पढ़ाया था, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक ब्रांच लंदन में स्थापित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमीर अली ने। अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक ब्रांच खोला गया था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था भारत के अंदर, और भी कई स्थानों पर इसकी अलग-अलग शाखाएं थी। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सर सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बिहार पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया है और इस टॉपिक का ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हम मार्ले मिंटो सुधार कर लेंगे अभी। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, या एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यू हंटर। इनकी एक किताब थी, देखिएगा, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स, यानी भारतीय जो मुसलमान हैं उनके बारे में किताब लिखा था, और इसमें ये लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी मान लीजिए कि भारत में ब्रिटिश शक्ति अभी बची हुई है और उसका बचाव सही से हो रहा है, और अगर मुस्लिम नाखुश हो गए तो समझ लीजिए कि इसका अपोजिट होगा। तो ये आखिरी प्रश्न था। बुक का नाम है द इंडियन मुसलमान्स, लिखा गया था किसके द्वारा? डब्ल्यू हंटर के द्वारा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। आपको बता दें, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। भारत का राज्य सचिव इंग्लैंड में होता था, जिसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता था, या डायरेक्ट भारत सचिव भी कहा जाता था। ये पहले हमने पढ़ लिया है, अगर आपने स्टार्टिंग के मेरे वीडियो देखे होंगे शुरू से मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको पता होगा राज्य सचिव क्या था, इसका क्या काम था। और यही चीज़ आप पॉलिटी के वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो आप पॉलिटी का वीडियो मेरा देख लीजिए, जो 10 घंटे की है एक वीडियो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, यानी कि मिंटो जो कि भारत के वायसराय बने थे 1905 में, और जॉन मार्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे उसी समय पर। तो इन दोनों ने मिलकर जो भी सुधार किया, जो भी एक्ट लाया, उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, इसी में इन्होंने अपने सुधारों को दिया था, और इसीलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम अगर 1909 की हम बात करें, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा दोष जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इससे भारत को काफी अधिक नुकसान हुआ, और भारत में हिंदू मुस्लिम तभी से समझिए कि बात चलने लगा। और चूंकि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो गई, हालांकि उससे पहले आपने देखा होगा कि आगा खां की अध्यक्षता में जो शिष्टमंडल था भारतीय मुस्लिम लीग का, वो जाकर शिमला में किससे मिला था?
मिंटो से मिला था, लॉर्ड मिंटो से, किसके लिए? और उसमें मांग किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित अलग निर्वाचक मंडल द्वारा ही किया जाता था। यानी कि जैसे बाकी जो धर्म के लोग थे, उनके लिए जिस तरह से निर्वाचन होता था या जिस निर्वाचक मंडल द्वारा उनका निर्वाचन कराया जाता था, उस तरह से मुसलमानों के लिए अब नहीं हो रहा था। अब इसका आशय क्या था? इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया अलग वर्ग के रूप में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वो बाकी के भारतीयों जैसा वोटिंग नहीं करते थे। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909, जो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। किसने? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया? तो 1909 में आया। इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। आप देखिएगा दोस्तों, 1905 में लॉर्ड कर्जन के बदले में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। इनके द्वारा किए गए जो सुधार थे, उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, और इन्हीं के सुधारों को शामिल करते हुए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया था, जिसमें इनके द्वारा जो सजेस्ट किए गए थे, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें व्यवस्था की गई थी। इसीलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, या प्रांतीय स्वायत्तता की? देखिए, द्वैध शासन प्रणाली तो इसमें नहीं आया था, वो पहले ही आ गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, यानी कि अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। आप देखिएगा, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसका सबसे बड़ा जो दोष था, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे, वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन था? यानी कि देश का विभाजन कहाँ से शुरू हुआ? निश्चित तौर पर दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ ऑप्शन पर दिया गया है। 1905 में बंगाल का विभाजन। देखिए, बंगाल का विभाजन तो इसका कारण नहीं है, मुस्लिम लीग की स्थापना माना जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप देखिएगा, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन ये भी नहीं। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए ऑप्शन डी को हम यहाँ पर चूज करेंगे। आप देखिएगा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को अलग अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत में सार्वजनिक और सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया, यानी कि अब सबसे इनको अलग माने जाने लगा। सीधी सी बात है। अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया इसने, यानी कि अब मुस्लिम, अब पहले मान लीजिए अपने के लिए अलग निर्वाचक मंडल, फिर अपने लिए अलग रहने की व्यवस्था, अपने लिए अलग देश, ऐसे ये चलता रहा। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा है, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। और ये किसके बारे में कथन कहा गया है? मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं किसको? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही यह व्यवस्था की थी। जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें यह व्यवस्था इसके द्वारा ही किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में परिवर्तित हुई। इस टॉपिक में दोस्तों केवल 4 ही प्रश्न थे, जो मैंने आपको बता दिया,
और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि 4 जो प्रश्न थे दोस्तों, इसमें से यूपीएससी मैं बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, यानी कि जो भी पूछे गए थे वो या तो यूपी या बीपीएससी के प्रश्न में पूछे गए थे। अब अगला टॉपिक है अपने पास दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं सीधे दिल्ली दरबार से संबंधित जो नोट्स है, बस छोटा-सा नोट्स है। आप देखिएगा दिसंबर 1911 की बात है, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसको सामान्य तौर पर दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसे तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीसरी बार दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने न केवल बंगाल के विभाजन को रद्द किया, आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और उसको लेकर के स्वदेशी आंदोलन और भी कई सारे आंदोलन चलाए गए। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और भी कई सारे ऐसे छोटे-बड़े आंदोलन चलाए गए थे और फाइनली जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट के द्वारा यानी जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा की गई कि बंगाल के विभाजन को अब रद्द कर दिया गया है और साथ ही अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। और दिल्ली को उसके बाद भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। घोषणा के अनुरूप ही बंगाल को अब एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा बिहार और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। हालाँकि आप देखिएगा पहले बिहार, उड़ीसा बंगाल में ही आते थे और बंगाल विभाजन के बाद जैसे असम को अलग किया गया, उड़ीसा, बिहार इन सभी को अलग किया गया था। लेकिन जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो ये आप बुक में ऐसा पढ़ते हैं लेकिन उड़ीसा और बिहार फिर भी बंगाल को एक साथ बंगाल में नहीं मिलाए गए उड़ीसा और बिहार को, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद भी उड़ीसा और बिहार संयुक्त रूप से अलग रहा और बंगाल अलग रहा। 1912 में अलग प्रांत का दर्जा इनको दे दिया गया, बिहार और उड़ीसा को, और बंगाल अलग हो गया। इसके साथ ही असम को भी एक अलग प्रांत बना दिया गया, जैसे उसकी स्थिति 1874 में थी, उसी टाइप से। कुछ हिस्से इधर-उधर करके। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1911 में उसको जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया और इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया कि अब कलकत्ता नहीं रहेगी राजधानी, अब राजधानी दिल्ली रहेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। पहला सवाल तो है बहुत छोटा-सा कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में थी। 1911 में इसको खत्म किया गया और दिल्ली को राजधानी बना दी गई। दिल्ली दरबार में ही यह फैसला लिया गया था। आप देखिएगा ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 2 दिसंबर 1911 को हुआ तथा 12 दिसंबर 1911 को तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग, जिसे सामान्य तौर पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कहा जाता है, इसके कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1912 में दिल्ली राजधानी ऑफिशियली बन चुकी थी। अगला प्रश्न, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? निश्चित तौर पर 1911 यहाँ पर सही होगा क्योंकि 1911 में इसकी घोषणा हो चुकी थी। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 12 दोनों दिए गए हो, तो अगर स्थानांतरण पूछा जाए तब तो 1912 मानना चाहिए, लेकिन कब बनाई गई, इसकी घोषणा कब हुई? 1911 में ही दिसंबर में कर दी गई थी। तो आपका 1911 ऐसे में सही उत्तर होगा। हालाँकि इस ऑप्शन में तो 1912 ऑप्शन में था ही नहीं। जैसे अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो कई लोग इसमें 1911 को सही लगाएँगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 1912 जब है ऑप्शन में तो 1912 चूज़ करना चाहिए क्योंकि 1912 में फाइनली दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी।
अगला सवाल 17वीं बीपीएससी का है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो यहाँ भी स्थानांतरित पूछा गया है, आप देखेंगे, और 1911 और 12 दोनों ऑप्शन में है। फिर भी अगर स्थानांतरित पूछा जा रहा है तो 1912 को हम सही मानेंगे, न कि 1911 को। अगला सवाल, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? अब इसमें 1912 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 1911 को हम चूज कर लेंगे। अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पर, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, कौन थे? निश्चित तौर पर उस समय जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो गवर्नर थे, या आप ये कह सकते हैं भारत के वायसराय थे, इसलिए ऑप्शन डी हमें चूज करना चाहिए और इसी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था या बम फेंका गया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह हाथी पर बैठकर दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तभी दिल्ली स्थित चांदनी चौक में उस पर बम फेंका गया और इस जानलेवा हमले में वायसराय हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन बच गया वो। प्रश्न देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण वोहरा, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद। आपको बता दें दोस्तों, इनमें से चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा वो हैं जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, हार्डिंग बम कांड वही है जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था दिल्ली प्रवेश में, और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसमें 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और बसंत जो विश्वास, ये 4 व्यक्ति जो हैं इनको फांसी, और बलराज और हसवंत सहाय, जिनको हरवंश सहाय भी कहा जाता है, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, जो ज़्यादा क्षति का कारण बना। समझिए, सरकारी गवाह मिलना बहुत ही बड़ी बात है, और भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर या यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ? सही उत्तर क्या है दोस्तों? अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिएगा दोस्तों, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। अनुशीलन समिति के बारे में मैं थोड़ा-सा 2 लाइन बता देता हूँ दोस्तों। 1902 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और प्रमुख नेता अगर आप बात करेंगे तो अरविंद अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता थे। और मुख्य उद्देश्य क्या था अनुशीलन समिति का? अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था जो भारतीय युवा थे उनके बीच में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना और अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करने के लिए संभव प्रयास करना, और एक तरह से समझिए तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको चुनौती देना अलग-अलग तरीकों से। और एक चीज़ जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों, 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, यानी कि मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? आपको पता होगा, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो ये दोनों जो लोग थे, यानी कि खुद्दीराम बोस जो थे और प्रफुल्ल जी जो थे, ये दोनों खुद अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग थे, और इसलिए जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ वहाँ भी अनुशीलन समिति उससे भी जुड़ी हुई थी, उत्तरदायी थी, और यहाँ जो लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में जो बम फेंका गया, इसमें भी जो व्यक्ति शामिल थे वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति के सदस्य रहे थे। तो आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला? 1912 में। आपको पता होगा कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया।
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, उसकी घोषणा की गई, तभी यह घोषणा कर दी गई कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत, जिसका फिलहाल उस समय नाम बिहार ही था, 1936 में आगे चलकर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और फाइनली वर्ष 2000 में झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। तो उस समय 1912 सही जवाब माना जाएगा। 1912 में बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था। अब देखिएगा दोस्तों, दिसंबर 1911 ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार, जिसको तृतीय दिल्ली दरबार भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके और अलग प्रांत बना दिया गया। और यह विभाजन जो है वर्ष 1912 से लागू हो गया और 1 अप्रैल 1936 को आगे चलकर उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। और तब उसके बाद बिहार और झारखंड संयुक्त थे। फिर वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 ही इसका सही जवाब हुआ। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था और ये आखिरी क्वेश्चन था अब इस टॉपिक का भी और इस वीडियो का भी दोस्तों। अब अगला जो टॉपिक है वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है और इसके साथ साथ हम जब अगला अब वीडियो लाएंगे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसके अलावा जो होम रूल लीग है, होम रूल लीग, इसके बारे में भी हम दोनों के बारे में साथ में चर्चा करेंगे, नोट्स और क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जब अगली वीडियो आएगी दो दिनों के अंदर, उससे पहले आप इन दोनों टॉपिक को जरूर एक बार, आपके पास जो भी किताबें उपलब्ध होंगी आप उनसे एक बार जरूर पढ़ लेंगे इन टॉपिक्स को। तो अच्छे से पढ़ लीजिए और ये वीडियो आई होप कि आपने कंप्लीट देखा हो। दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब है द जीएस सॉल्वर को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए प्रत्येक वीडियो को। और अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। पीडीएफ अब मैं क्लास के साथ ही अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्लास की तो आप द जीएस सॉल्वर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एट अ टाइम, यानी कि जैसे ही वीडियो डलती है सेम डे में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।